दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा है कि वो 30 मार्च को संघ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नागपुर जा सकते हैं। उनके प्रोग्राम को करीब करीब कंफर्म बताया जा रहा है, लेकिन उनके नागपुर जाने के ठीक पहले नागपुर में औरंगजेब को लेकर एक अफवाह के आधार पर इतना बड़ा बलवा कैसे हो गया? और क्या औरंगजेब, जिसका देहांत 1707 में हुआ, आज 318 सालों के बाद इतना प्रासंगिक कैसे हो गया? जहां पूरी दुनिया एक तरफ चांद पर जा रही है, मंगल पर जा रही है, दुनिया 100 साल 200 साल आगे देख करके अपनी नीतियां और अपने भविष्य को तय कर रही है। आखिर भारत में ये कौन सी रवायत चली है जहां 318 साल पीछे देखने की नौबत आ रही है? क्या वाकई भारत एक पेसिमिस्टिक कंट्री, निराशावादी देश और पीछे देखने वाले देश में तब्दील होता जा रहा है? पीछे देखना और निराशावादी होना दोनों दो परिस्थितियां हैं, लेकिन ये दोनों ही परिस्थितियां एक दूसरे की पूरक के तौर पर तब सामने आती है जब मनुष्य या कोई समाज आगे की बजाय, भविष्य की बजाय पीछे की घटनाओं पर चर्चा करने और उस पर विलाप करने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि मुगल इस देश के कालखंड का हिस्सा थे। तकरीबन 250-300 सालों का उनका कालखंड है। क्या उसे इतिहास से मिटाया जा सकता है? नहीं मिटाया जा सकता। क्या उस कालखंड को इतिहास से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक ये भी तकरीबन पौने 200 साल का ब्रिटिश इतिहास है भारत में। क्या उसे इतिहास से हटाया जा सकता? नहीं हटाया जा सकता है। इतिहास को हम बदल नहीं सकते, इतिहास से सबक ले सकते हैं। लेकिन इतिहास के नाम पर प्रोपेगेंडा फिल्म बनाकर समाज में जहर घोलने का जो काम किया जा रहा है, क्या उसे मौजूदा दौर में एक विचारधारा का संरक्षण प्राप्त है? नागपुर की घटना क्या इन सभी बातों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति तो नहीं है? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और समसामयिक विषयों पर बेहद बुलंद आवाज के रूप में पहचानी जाने वाली मीनू जैन जी। मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या औरंगजेब अचानक से आज के हिंदुस्तान में इतना प्रासंगिक बना दिया गया है? ये राजनीतिक औरंगजेब है या वही औरंगजेब है जिस औरंगजेब को हम और आप जानते हैं कि तकरीबन 50 सालों का उसका शासनकाल रहा था इस देश के एक बड़े भूभाग पर? और औरंगजेब ने दक्कन यानी आज का कर्नाटक गंवाया था, उसके बाद से मुगल साम्राज्य का क्षरण शुरू हो गया था। तो क्या आज का जो दक्कन है, कर्नाटक है, वो एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में गंवा दिया, 24 में क्षरण के लक्षण सार्वजनिक तौर पर दिख गए, तो क्या ये एक तरह से कंटेम्पररी हिस्ट्री को पूर्व की हिस्ट्री से, कंटेम्पररी हिस्ट्री और पूर्व की हिस्ट्री, पास्ट को एक साथ जोड़ करके अगर देखा जाए तो ये डर के आगे औरंगजेब अचानक कैसे आ गया है बीच में, और नागपुर की घटना कैसे उससे जुड़ती जा रही है? जी, जी, अभिषेक जी, देखिए आपने इतिहास की बात की, तो मैं प औरंगज़ेब पे आने से पहले मैं दक्षिण बता दूँ कि दक्षिण को कहा जाता है कि औरंगज़ेब की कब्र साबित हुआ, दक्षिण। हम्म। उसके बाद से जो डाउनफॉल औरंगज़ेब का अपन देखते हैं, तो उसके बाद अंत ही हो जाता है। तो हालाँकि विजय उसकी औरंगज़ेब की का जो अभियान चला, वो दक्षिण की तरफ ले गया वो, लेकिन ये भी एक कारण रहा कि जो दक्षिण में आज भाजपा पैर नहीं जमा पा रही है, क्योंकि मुगलिया सल्तनत या मुगल शासकों के या मुस्लिम शासकों का उस तरीके से वहां वर्चस्व नहीं रहा और ना इस तरह की कोई वहां अप्रिय घटनाएं वहां हो पाई। जो टिप्पू हम्म। सुल्तान का राज्य भी रहा वो कर्नाटक तक महदूद रहा मेनली। जी। तो वहां पे भी, और टीपू सुल्तान का जो था कि एक सर्वसमावेशी जिसको कहते हैं कि इस तरीके के हम्म। उसकी एक छवि वहां पे थी। हाँ, वो तो तकरीबन वहां 100 साल बाद की घटना है। टीपू सुल्तान जी का पीरियड थोड़ा बाद का है। हाँ, जी। नहीं मतलब हम अगर जोड़ भी हम्म। लें कि वहां क्यों नहीं बीजेपी पैर जमा पा रही है, क्योंकि वहां मुस्लिम हम्म। शासकों को लेके कोई खट्टी यादें नहीं है, कड़वी यादें वहां है जी। ही नहीं। तो इसलिए वहां इनका हिंदू मुस्लिम का नफरत का जहर फैलता नहीं है साउथ में। और हम्म। अदरवाइज वहां क्योंकि सामाजिक न्याय की राजनीति है, लिटरेसी रेट और वो बहुत सारी चीजें हैं। अब आप जी। औरंगजेब के ऊपर आ जाइए। देखिए, अब औरंगजेब के बारे में जो इन्होंने अचानक से जिंदा कर दिया। देखिए, मुगलिया सल्तनत या जो अफगान शासक या तुर्क जितने भी यहाँ आए, आप इब्राहिम लोदी के को ले लीजिए, आप उसके पहले आप जो अफगान शासकों का शेरशाह सूरी का और हम्म। बहुत पीछे तक चले जाइए, तो जी। वो आपको एक एक लाइन लगी हुई है कि मुस्लिम शासकों ने
इसके ऊपर आक्रांता रहे और वो यहाँ पे शासन किया या जो कुछ आए वो लूट के चले गए। लेकिन मुगल शासक ऐसे थे कि जो रुक गए यहीं। तो अब आप देखिए कि औरंगजेब जो था वो 6वीं पीढ़ी थी अपने मुगल शासन की, मुगलिया सल्तनत की, जो वो बादशाह सुल्तान बना, दिल्ली का बादशाह बना। तो अगर आज के नजरिए से देखा जाए तो औरंगजेब इस देश का नागरिक है बाकायदा। जी उसके दादा परदादा परदादा के परदादा यहाँ के यहीं की मिट्टी में समा गए। जी तो उस नागरिक की कब्र को खोदा जाएगा तो ये उसके मानव अधिकारों का हनन है। हम ये किस तरफ बढ़ रहे हैं और किस तरफ बढ़ने दिया जा रहा है इस चीज को। ये जी एक सोचने वाली बात है। आप डिमोनाइजेशन कर सकते हैं। औरंगजेब में डेफिनेटली क्रूरता होगी क्योंकि वो खुद अपने भाइयों को मार के सिंहासन पे काबिज हुआ, अपने पिता को कैद में डाला। तो वो जी व्यक्ति क्रूर हो सकता है। जो अपने खून के प्रति संवेदनशील या करुणा भाव से भरा हुआ नहीं था, तो वो दूसरे धर्म वालों के प्रति क्या भरा हुआ होगा करुणा भाव से। जी लेकिन जो भी कुछ था इतिहास है। अगेन वही बात आ रही है कि दुनिया आज ये बात कर रही है कि सुनीता विलियम्स जो 9 महीने से फंसी हुई थी वो तो वापस आ रही है अमेरिका में नीचे उतर के, जिसके कि ये था कि वहीं मर खप जाएगी। हम है कि हम पुरानी चीजें निकाल के और उनको खोदने में और नहीं नहीं, उखाड़ने में, एक मिनट मीनू जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। 318 साल और 325 350 साल पुरानी चीजें हम निकाल रहे हैं कि औरंगजेब क्या किया क्या नहीं किया। मैं आपको 2002 का एक बयान सुनाता हूं, वो बताता हूं, आप गूगल कर लें आपको मिल जाएगा। 2002 में एक मुख्यमंत्री ने कहा था, जब गुजरात में जो हो रहा था उस पर कहा था कि यह न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है। ये वही के मुख्यमंत्री का बयान है। और मैं अपने दर्शकों से भी कहता हूं कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का बयान वो गूगल करके देख ले कि 2002 में गुजरात के बवाल में किस नेता ने इस्तेमाल किया था। क्या इसको औरंगजेब वाली मानसिकता से अलग मान सकते हैं? औरंगजेब ने तो कम से कम सांप्रदायिकता के आधार पर एक जजिया को लेकर के आप कह सकते हैं कि वो जजिया को लेकर कि हाँ उसने एक धर्म विशेष को डिस्क्रिमिनेट करते हुए जजिया लगाया, ये कह सकते हैं। लेकिन यहां तो सीधे सीधे न्यूटन के तृतीय गति नियम की बात कही जा रही थी। और जरा देख लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान कि बलवाइयों की पहचान कपड़ों से होती है। ये बयान सुनिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का बयान 2019 के लोकसभा चुनाव में एक दर्शक के तौर पर मैंने भी एक चुनावी सभा में सुना था, मैं वहीं मौजूद था और मैंने भी सुना था अली और बजरंग बली की लड़ाई है। ये आज के दौर के बयान है। इसके लिए ज्यादा पीछे नहीं जाने की जरूरत है, इसके लिए यूट्यूब भी है। इसके लिए सारे बयान लोग खोद करके निकाल करके सामने ला देंगे। गूगल भी है और अब तो गूगल के बाद ग्रोक भी आ गया है, सब आ गए हैं अब। तो सवाल यह है कि उतने पहले की चीजों को देखने की बजाय हम आज की चीजों को क्यों नहीं देख रहे हैं? आज चुनौतियां क्या है, कारण क्या है कि पीछे हम देख रहे हैं? देखिए पीछे देखने में उनको सुविधा है। पीछे का इतिहास जो है इस देश का गुलामी का इतिहास रहा है, तो वो गुलामी के इतिहास की बात करें और उसमें फिर आपको खुद को विक्टिम बताएं। तो उसमें और ये जो होता है कि जो दर्शक जानते ही हैं कि फांसीवाद की जो एक लक्षण है ये सबसे पहला कि जो बहुसंख्या है जिनकी, वो खुद को बताते हैं कि हम पीड़ित हैं, हमारा शोषण हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है। मतलब जो जिसकी संख्या भारी है एक समुदाय के भीतर, उसका शोषण भला कौन कर सकता है? कौन कर सकता है उनका उत्पीड़न? लेकिन उनको क्योंकि ये करने में फायदा है, एक डर बना के रखे मुस्लिम हिंदू जनसंख्या के अंदर कि आप खतरे में हो और अब औरंगजेब आ गए हैं और बाबर की औलादे जैसा कि वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बाकायदा मुसलमानों के लिए, बाबर की औलादे हैं। तो वो चीज जो है, डर पैदा जो किया जाता है, वो मुसलमानों का डर पैदा करके ही आप अपनी सत्ता बनाए रख सकते हैं। आपको वोट लगातार मिलते रहेंगे। जैसे ही ये ढीला होता है डर, आप 240 पे आ जाते हैं जून 2024। अच्छा, आपने मुसलमानों के डर की बात की, एक बात बताइए, इस देश में चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो सब इसी संस्कृति का हिस्सा है, जैन हो बौद्ध हो सभी हो, सिख भाई हो, सब लोग इसी संस्कृति का हिस्सा है। गुजरात में एक जाति है मोड़ घाची, इसी जाति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, इसी जाति से आते हैं। और वो जाति मुस्लिम में भी घाची पाई जाती है, हिंदू में भी पाए जाते हैं वहां पे।
तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में देखिए, जाट मुस्लिम है, जाट हिंदू है, गुजर मुस्लिम है, गुजर हिंदू है, राजपूत मुस्लिम है, राजपूत हिंदू है, कायस्थ मुस्लिम है, कायस्थ हिंदू है। उत्तर प्रदेश में आप देखें तो हर जगह इस तरह की चीजें हैं कि साझी विरासत है। तो सवाल ये, आप डर किसका पैदा कर रहे हैं? और जो इसमें डर रहा है वो तो वाकई बहुत बड़ा मूर्ख माना जाएगा कि इस तरह की परिस्थितियों में वो खुद को डरा हुआ महसूस करता है। और क्या लगता है, डर की खेती कब तक चलेगी? नहीं, जिस औरंगजेब की बात हो रही है, देखिए उसने ये किया, मुसल हिंदुओं के साथ उसने वो किया, अत्याचार किया, उत्पीड़न किया। ये जरूर किया कि जो जजिया अकबर के जमाने में हटा दिया गया था, वो जजिया उसने वापस से हिंदुओं के ऊपर लगाया, और जो कि हिस्ट्री के फैक्ट्स भी बताते हैं कि शायद ब्राह्मण उससे एग्जेम्प्टेड थे, जी, जजिया से। आप मुझे ब्राह्मणों पर करेक्ट जजिया करिए। औरंगजेब ने लगाया, बाकियों पर पहले से चल रहा था। तो ये चीज एक ये मतलब आप सिलेक्टिव पिकअप कर रहे हैं हिस्ट्री में से, जो आपको सूट करता है आपके नैरेटिव को, वो आप उठा लेते हैं औरंगजेब के लिए, और बाकी को आप छोड़ देते हैं। अगर हम्म, औरंगजेब के टाइम में इतना उत्पीड़न हुआ और इतना दबाया गया हिंदुओं को, तो 1707 कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। उसके हम्म, बावजूद भी 1947 में जब देश आजाद होता है, तो उस वक्त भी हिंदू मेजॉरिटी में कैसे आया जनसंख्या में? हम्म, अब क्या मुसलमान मेजॉरिटी में था? अगर जी, हिंदू इतना ही खतरे में होता तो खत्म हो गया होता अब तक। हम्म, एक्चुअली तो 20% आबादी हिंदुओं की होनी चाहिए थी इस हिसाब से, जी। लेकिन क्योंकि औरंगजेब की रिजीलियंस से औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा हिंदू मनसब थे, क्योंकि सेनापति का नाम औरंगजेब की जय सिंह था। अब बताइए, सारी बातें मतलब हिंदुस्तान की हिस्ट्री आप देखेंगे तो हल्दी घाटी का युद्ध भी देखें अकबर के जमाने में, तो अकबर के सेनापति अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे, और महाराणा प्रताप की तरफ से उनके सेनापति हकीम खान लड़ रहे थे। ये तो हकीकत है, लेकिन ये लोग उल्टी सीधी बातें पढ़ाते हैं। नागपुर की घटना पर वापस आते हैं, क्योंकि औरंगजेब को हम क्यों 318 साल बाद उसकी पूरी हिस्ट्री लोग बता ही रहे हैं, तो हम लोग क्यों बताएं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले खोदते रहे अपनी हिस्ट्री, जितना लोग बताना था उतना बता दिया। अब नागपुर की घटना पर आते हैं। ये औरंगजेब का विवाद, उसकी कब्र हटाने का विवाद, ये बजरंग बल और कुछ संगठनों ने शुरू किया। और उसके बाद कुछ घटनाएं, कुछ फुटेज बताया जाता है कि वायरल हुई। मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है कि कुछ फर्जी फोटो बकौल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वायरल की गई। उसके बाद वहां स्थितियां नागपुर में बिगड़नी शुरू हुई। तो इस नागपुर की बिगड़ती स्थिति पर विधानसभा में मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, और फिर स्थिति में 3 एफआईआर हुई है, 2 और होने की स्थिति है, तमाम बातें वो कह रहे हैं। क्या लगता है, जो संगठन इन सब चीजों के लिए उत्तरदायी है, जो माहौल को खराब कर रहा है, उस पर एक भी एफआईआर नहीं, बजरंग दल को एकदम खुला छोड़ दिया गया है? ये कौन सा खेल चल रहा है? दिल्ली में एक बवाल चल रहा था सीलमपुर में 4-5 साल पहले, तो एक पिंकी भैया सामने आ गया था। आपको याद होगा, एक पिंकी भैया आ गए थे। वहां कौन टिंकी चिंकी मिंकी भैया आ गए हैं बजरंग दल के? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो फडणवीस साहब को बताना चाहिए था। जी, जी। नहीं, देखिए, जो फडणवीस साहब जो ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता हम्म, है, मेरी इसके बारे में सोच बिल्कुल अलग है। औरंगजेब से लेना-देना है, जब तक वो फ़िल्म जो एक आई है अभी, उसके हम्म, ज़रिए जो औरंगजेब का नैरेटिव दोबारा से सेट किया गया है, उससे लेना-देना है। हम्म, लेकिन जी, नागपुर इटसेल्फ से क्या लेना-देना है औरंगजेब का? नागपुर के पास तो है भी नहीं औरंगाबाद, जहाँ उसकी कब्र जी, है। जी, तो वहां से क्या लेना देना हो गया? अगर कब्र नागपुर में होती तो मैं मान सकती थी, हम्म, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका लेना देना, क्योंकि नागपुर में ये इरप्शन हुआ है, जो भी जी, दंगे का या कम्युनल टेंशन इरप्ट हुई है यहाँ पे, तो ये मोदी जी की जो विजिट है शेड्यूल्ड नागपुर की 30 हम्म, तारीख की, उसमें कहा जा रहा है मोदी जी भागवत से मिलने वाले हैं, और ये अंडर ड्यूरे दबाव में हो रही है मीटिंग। मोदी जी के ऊपर दबाव डाला गया है कि आप मिलिए, हम्म, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं मीडिया के अंदर, उससे लगता है, साफ दिखाई दे रहा है कि एक अजीब किस्म की टेंशन है संघ और जी, मोदी सरकार के बीच में। हम्म, और मोदी जी का भागवत साहब से कोई बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है। हम्म, एक्चुअली तो संघ की जो हायरार्की है उसमें मोदी जी सीनियर हैं भागवत साहब से हम्म, कुछ समय, 6-8 महीने जी, एज में भी और अदरवाइज भी, कि ज्वाइनिंग हम्म, डेट के हिसाब से। तो मोदी जी बिल्कुल समझते ही नहीं है कि संघ के प्रमुख की हैसियत से मुझे मिलने जाना चाहिए भागवत से, क्यों जाऊं मैं? लेकिन अब क्योंकि 2015 के बाद से कभी मोदी जी की सीधे बातचीत भागवत से हुई नहीं है, और अब क्योंकि भाजपा अध्यक्ष को लेकर टसल काफी तेज हो चुकी है और बहुत सामने खड़ा है कि ये अध्यक्ष का चुनाव जल्द होना चाहिए,
तो उसके लिए मोदी जी को मिलना जरूरी है, लेकिन मिलना नहीं चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो 30 तारीख की जो मीटिंग है उसके लिए कि ये डिसरप्शन पैदा किया है जानबूझ के, कि ऐसा अच्छा, माहौल एक बना चीज दिया जाए बताइए ना। मीनू जी, मोदी जी हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और इस देश का प्रधानमंत्री एक भागवत के सामने झुकने जाएगा, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री भागवत के सामने झुकने जाएगा। कौन है भागवत? सवाल, भागवत कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है, भागवत कोई महात्मा गांधी नहीं है कौन ये भागवत? जो भागवत भी है, वही है, एक नागरिक की हैसियत से उनकी वही हैसियत है जो अभिषेक कुमार और मीनू जैन की है। नरेंद्र मोदी भागवत से मिलने जाए और भागवत के सामने झुकने जाए, शीश नवाने जाए, कम से कम इस देश के नागरिक के तौर पर नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी का झुकना तो हम देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री जाकर मोहन भागवत के सामने झुकेगा, क्या आपको लगता है कि इस देश के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं है? क्यों झुकेगा प्रधानमंत्री मोहन भागवत के सामने? हमारा निर्वाचित प्रतिनिधि है, क्या हमने इसीलिए चुना है कि किसी भागवत के सामने जाकर झुक जाए? क्या हमने इसीलिए चुना है कि उसको ट्रंप बैठ के बगल में बिठा करके 4 बातें सुना दे? क्या हमने इसीलिए चुना है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री को जो कहीं जाकर के कुछ भी उटपटांग बातें बोल जाए? व्यक्तिगत तौर पर क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी का यह स्टैंड कि वो भागवत के सामने झुकना नहीं चाहते? कौन है भागवत आखिर? देखिए भागवत की क्या अभिषेक, हैसियत है इस देश के अंदर? संघ, आरएसएस एक संस्था है उनकी, उस संस्था के वो सर संचालक है, जो भी हो, दुनिया भर की संस्था इस देश में चल रही है। कल आज कह रहा है कोई भागवत के सामने झुक जाओ, कल कोई कहेगा कि जाकर के वो दिल्ली में जिन पिंकी भैया का नाम लिया वो पिंकी भैया के सामने झुक जाओ। क्या चल रहा है कि इस देश में प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। देखिए जी। भागवत चाहे जो भी हो, लेकिन आज वो जेड प्लस सिक्योरिटी उनको दी गई है भारत सरकार की तरफ हम्म, से, तो आप सब महत्व उनका समझ सकते हैं। ना तो वो हम्म, किसी संस्था, ऐसी संस्था के प्रमुख हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है और जिसका ये भी हिसाब नहीं है कि इसको चंदा आता कहां से। इतना बड़ा भव्य भवन जी, दिल्ली के अंदर आरएसएस का बन गया है, किसी ने मुंह खोल के पूछा नहीं, प्रेस वाले ने, कि ये इसको पैसा कहां से आया। आपके पास जब हम्म, बुक्स तक नहीं है अकाउंट्स रखने की, तो इस पैसे का कोई हिसाब है या नहीं है। तो जो हम्म, भागवत साहब जो भी हैं, इस वक्त मोदी जो है, आपने ट्रंप का जिक्र किया और एक ही दूसरे भागवत साहब का जिक्र किया, अपने हम्म, राजनीतिक जीवन के पूरे पूरे टेन्योर में मोदी इतने ज्यादा असहाय, मैं कहूंगी, मैं कभी रहे नहीं होंगे। जी, इंटरनेशनल सीन पे वो ट्रंप के सामने बिल्कुल साष्टांग हुए पड़े हैं, और अब हम्म, उनको भागवत साहब की जरूरत है। अब बताया तो यही जाता है कि 240 सीटों तक लाने में भागवत के जो आरएसएस का है, उनका उन्होंने हाथ खींच लिए थे कि जीत के हम्म, दिखाओ तुम बन सकते हो कि नहीं। तो बताते हैं कि जी, उन्होंने अपनी हैसियत दिखा दी। बता, और ये भी कहा जाता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम करके दिखाया और बताया कि हम हम्म, करके दिखाते हैं, आप देखिए हमारी ताकत। जी, तो उससे मोदी जी को समझ में आ गया होगा, और क्योंकि अध्यक्ष वो अपनी मर्जी का बना नहीं पा रहे हैं अभी, तो इसलिए अब जरूरी है, क्योंकि मोदी 240 सीटों पे रुके हुए हैं, पूर्ण बहुमत से दूर है, तो हम्म, इसलिए उनकी मजबूरी है आरएसएस के सामने झुकना। और ये हम्म, डेफिनेटली उनको अपना काम निकल जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है कि मोदी जी का जो है कि यूज एंड थ्रो, हो सकता है भागवत साहब को भी रास्ता दिखा दिया जाए। ये तो 30 तारीख की मीटिंग अगर अगर होती है, जिसकी मुझे पॉसिबिलिटी जी। नजर नहीं आती, अगर होती है तो उसमें ही अगले दिन में ही पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट हुआ क्या, कौन जीता कौन हारा, किसने किसको पटकनी दी, भागवत ने मोदी को दी या मोदी ने भागवत को दी। ये आपको 30 तारीख के बाद पता चलेगा। नहीं नहीं, तो नागपुर में जो ये दौरा हो रहा है, जिस दौरे की चर्चा है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को कहीं भी जाना चाहिए। उनके पार्ट एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री नागपुर से आते हैं और देश पूरा, मणिपुर भी उनको जाना चाहिए था, हर जगह उनको जाना चाहिए था। वहां तो जज जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसा मैंने सुना है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में आप जानती हैं कि वहां बोलने से लोग कतरा रहे हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले जो हुआ है, क्या देवेंद्र फडणवीस की सरकार को राजधर्म की सलाह देंगे वहां जाकर? नागपुर की धरती से राजधर्म के पालन की सलाह देने का नैतिक साहस मौजूदा प्रधानमंत्री में है, जैसा उन्हीं की पार्टी से आने वाले एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में एक मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी थी। अभिषेक जी, आपने अभी पॉडकास्ट देखा होगा लेक्स फ्रिडमैन के साथ जी, जी। मोदी जी का, तो उसमें उन्होंने बता दिया है कि वो सलाह देंगे या नहीं देंगे हम्म, राजधर्म निभाने की। हम्म, वो तो उनके लिए तो जो भी हुआ है, इससे तो एक एक तीर से दो निशाने साध लिए गए हैं।
नंबर एक, तो नागपुर में एक अफरा तफरी का माहौल, कम्युनल टेंशन पैदा कर दी गई है। दूसरे, इस बहाने से उनका जो दौरा है वो पोस्टपोन हो जाएगा या मुलतवी हो जाएगा, बिल्कुल ही कि होगा ही नहीं अभी, जाइए एक बार, क्योंकि एक बार चीजें फिजल आउट होती है तो उनको वापस ट्रैक पे आने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक देखेंगे क्या होगा। तो मोदी जी तो मैं वुड आपको बी रादर हैप्पी। जी मैं आपको देवेंद्र फडणवीस का बयान आपको बताता हूं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एक सुनियोजित साजिश है। छापेमारी में पुलिस को कई हथियार मिले हैं। कई जगह छतों पर पत्थर छिपाकर रखे गए थे। सीएम ने कहा कि पूरा प्लान करके हमला किया गया है। याद रखिए, असेंबली के फ्लोर पर बोल रहे हैं, जो रिकॉर्ड में है। उन्होंने बताया है कि 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को तोड़े जाने को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान सूखे घास की एक प्रतीकात्मक कब्र बनाई गई। उसके बाद और औरंगजेब की कब्र हटाओ जैसे नारे लगाए गए और उसे जलाया गया। सीएम ने बताया कि गणेश पेट पुलिस ने और आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। फिर आगे वो कहते हैं कि ये घटना करीब 3 बजे हुई। इसी दौरान मस्जिद की नमाज खत्म करने के बाद करीब 250-300 लोग का जमावड़ा वहां हो गया और अफवाह फैलाई गई कि जो प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई थी उस पर जो हरे रंग का कपड़ा था उस पर कुछ धार्मिक मजकूर लिखा हुआ था। इस अफवाह के बाद भीड़ उग्र हो गई और नारेबाजी करने लगी, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया। और कहते हैं फडणवीस साहब कि इसके बाद जमा हुई भीड़ ने मांग की कि बजरंग दल के जिन लोगों ने प्रतीकात्मक कब्र जलाई है उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इन लोगों को तो गणेशपेट पुलिस ने थाने जाने दिया गया। इसी दौरान हंसापुर इलाके में 200 से 300 लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई, पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों पर हथियारों से हमला किया गया और 12 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। ये भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री। डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ। ध्यान रखिए, यूपी में, बिहार में, इन सब जगह डीजीपी सिस्टम है। लॉ एंड ऑर्डर के मुखिया डीएम होते हैं, न कि एसपी। लेकिन महाराष्ट्र में दिल्ली की तरह कमिश्नरेट सिस्टम है। वहां एसपी नहीं डीसीपी होते हैं, वही लॉ एंड ऑर्डर के हेड होते हैं। डीएम सिर्फ, आईएएस सिर्फ रेवेन्यू कमिश्नर होते हैं। तो महाराष्ट्र में वहां डीसीपी है। पूरे इलाके में तीसरी घटना भालदार पूरा इलाके में हुई, जहां 80 से 100 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और 2 क्रेन एक जेसीबी में आग लगा दी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़े और इस पूरी वारदात में 33 पुलिसकर्मी बकौल फडणवीस साहब जख्मी हुए हैं, जिसमें 3 डीसीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं और 1 डीसीपी पर भीड़ ने कुल्हाड़ी से हमला किया। 5 नागरिक भी जख्मी हुए हैं। और आगे कहते हैं मुख्यमंत्री की गणेश पेठ इलाके में कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई है और 2 एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस जारी है। नागपुर के 11 पुलिस स्टेशनों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। हिंसा स्थल से पत्थरों से भरी एक ट्रॉली मिली है। कुछ खास घरों और संस्थानों को निशाना बनाया गया। और आगे फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने कानून और व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल ये उठता है मीनू जी कि मुख्यमंत्री विधानसभा में जो बयान दे रहे हैं, क्या ये नहीं माना जाए कि कहीं ना कहीं राजधर्म के पालन में उनकी सरकार से चूक हुई है? क्योंकि आप याद कीजिए, यही महाराष्ट्र है जब 26/11 का हमला हुआ था, उसके चंद दिनों पहले बीजेपी से जुड़ी हुई एक नेता, जो तब बीजेपी से नहीं जुड़ी थी, उनके अनुसांगिक संगठनों से जुड़ी थी, उस विचारधारा से जुड़ी थी, उन्होंने हेमंत करकरे जैसे जाबाज आईपीएस के ऊपर क्या आरोप लगाए थे। और जब हेमंत करकरे शहीद हो गए मुंबई को बचाने के लिए, उसके बाद क्या हुआ था वो भी पूरे देश ने देखा था। पूरे देश ने कैसे मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने बचाया था। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में देवेंद्र फडणवीस को, जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पद की रेस में खुद को मान रहे हैं, इस पूरी घटना से नहीं निपट पाना, क्या उनके लिए आने वाले वक्त में ये राजनीतिक तौर पर नुकसानदायक तो साबित नहीं होगा? वो भी अभिषेक नागपुर से ही जी, आते हैं। जी अभिषेक जी, देखिए, देवेंद्र फडणवीस संघ की चॉइस माने जाते हैं। फडणवीस माने पेशवा ब्राह्मण, और जी। संघ की एक ख्वाहिश है कि इस देश का प्रधानमंत्री पेशवा ब्राह्मण हो, फडणवीस वो भी। तो जो, और मोदी और जो शाह है, वो डेफिनेटली कभी भी नहीं चाहते थे कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने। तो ये जो यहाँ पे ये जो झगड़ा हुआ है, आप ये देखिए कि 4 डीसीपी का घायल हो जाना कोई आम घटना नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एंटायर सिटी वाज ऑन फायर।
कि पूरे शहर में आग लगी हुई थी, ऐसा माहौल कि 4 डीसीपी उसमें चपेट में आ जाए, कुल्हाड़ी के उस एक के ऊपर हमला हो जाए। तो ये जो है कि ये मुझे बात हजम नहीं हो रही है कि क्राउड जो है वो ऐसे ही अचानक से आ गई और हल्ला बोल दिया। ये बड़ा मैनेज्ड था क्राउड, और मैं ये सीधे-सीधे मानती हूँ कि ये जो है इतनी बड़े पैमाने पे शहर को अव्यवस्थित कर देना और इतनी बड़ी टेंशन वहां क्रिएट कर देना, ये एक बहुत बड़े उसका नतीजा है किसी डिजाइन का। ऐसे अचानक से हुआ नहीं है, और जो डिजाइन मैंने पहले भी आपके सामने डिस्कस कर दिया है कि ये 30 तारीख की मीटिंग को टालने के लिए ये सारा डिजाइन तैयार किया गया है। किसने किया है आप कह रही है? कौन हो सकता है ये? कौन नहीं चाहता है कि ये मीटिंग ना हो? सेंटर मोदी नहीं चाहते, शाह नहीं चाहते। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने करवाया है दंगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वहां ऑलरेडी एक माहौल, एक मिट्टी तैयार हो रखी थी खेत की, तो उसमें बारिश पड़ गई, उसमें बीज पड़ गया, तो डेफिनेटली अंकुरण तो होगा ही। लेकिन जो मामला क्रिएट किया गया है, ये मीटिंग को टालने के लिए किया गया है। अदरवाइज इतने आउट ऑफ हैंड कैसे चली गई सारी चीजें रात में? आप भी देखेंगे, मतलब रात के अंदर इतना मामला तूल पकड़ गया कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में आके वक्तव्य देना पड़ रहा है, जबकि ये लोग भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, जो भी है, कभी आपने सुना कि इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं जो होती है उन पे कभी वक्तव्य, और वो भी विधायिका के अंदर आके देते हो? या कभी मणिपुर के ऊपर कभी वक्तव्य दिया प्रधानमंत्री जी ने? बहुत दबाव में आए तो 2 सेकंड के लिए बोले थे। मीनू जी, हम तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि औरंगजेब के मुद्दे पर भाजपा में कौन सही है। दूसरे की बातें छोड़िए, इतिहास की किताबें छोड़िए, छोड़ दीजिए मेडिएवल हिस्ट्री, डीएन झा ने क्या लिखा है, दूसरे इतिहासकारों ने क्या लिखा है, उसको छोड़ दीजिए। जो भाजपा के नेता इतिहास बताते हैं, एक औरंगजेब को आक्रांता कहते हैं, वही दूसरे सुधांशु त्रिवेदी ने तो टीवी पर एक चलते प्रोग्राम में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से माफी मांगी थी। अब बताइए, इतना बड़ा झूठ। और महाराष्ट्र के लोग, अब महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के लोग किसको सही मानेंगे? मैं नहीं मानता कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने माफी मांगी थी। वो माफी मांगने वाले नहीं थे, वो माफी वीर नहीं थे, वो उस विचारधारा से नहीं आते थे जहां माफी वीर पैदा किए जाते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से माफी मांगी, ये बात सुधांशु त्रिवेदी ने कही। उनकी पार्टी को फिर भी राज्य में जनता ने वोट दे दिया। अब वोट दे दिया या क्या हुआ, छोड़िए, सरकार बनवा दी। अब बताइए कौन सही है? अगर वाकई बकौल सुधांशु त्रिवेदी, मैं नहीं जानता और मुझे कतई विश्वास नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने माफी मांगी होगी, लेकिन बकौल सुधांशु त्रिवेदी यदि छत्रपति शिवाजी महाराज ने माफी मांगी औरंगजेब से, तब तो औरंगजेब बहादुर आदमी रहा होगा। ये सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में बहादुर रहा होगा। और जब बहादुर रहा होगा तो सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बहादुर हैं कि आज से 300 साढ़े 300 साल पहले के मुद्दों की आड़ लेते हुए अपनी राजनीतिक गोटी सेट कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था बेहाल है, पूरा का पूरा सिस्टम, डिमांड घटी हुई है, सेविंग्स जो है ऑल टाइम लो पर है इस देश के अंदर। किसको कहा जाए? क्या लगता है फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है कि इसके आगे भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा इंटरनल रिफ्ट, जैसा कि आप आशंका व्यक्त कर रही हैं, क्या इस देश को इसी तरह कम्युनल टेंशन में धकेलता चला जाएगा? देखिए, जब पावर स्ट्रगल होता है अभिषेक जी, तो उस टाइम कहते हैं ना वो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वहां पे कुछ भी करेंगे उसमें आपको अपेरेंटली दिख रहा है कि कम्युनल टेंशन है, लेकिन अंदर वहां उनका अपना पार्टी के भीतर पावर स्ट्रगल चल रहा है। पार्टी और उनका जो पितृ संगठन बोलते हैं जो आरएसएस, ये उसका सीधा सीधा उसका नतीजा है। लेकिन पब्लिक, हम भी इसी एंगल से, क्योंकि आमतौर पे इसी एंगल से बात हो रही है कि तो देखो 1927 के बाद से पहली बार इतने भयंकर दंगे छिड़ गए, नागपुर में कभी दंगे नहीं हुए। तो अब जो है हमें तो जो कहते हैं ना कि आज की राजनीति ऐसी हो गई है अभिषेक जी कि आपको पर्दे के सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें तो कतई विश्वास मत करिए। पर जो दिखाई दे रहा है प्रोबेबली उसके पीछे कुछ और चल रहा है, और वो ही मैं रीड आउट कर रही हूँ। और मैं तो अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूं। मैंने तो एक्स पे भी लिखा है कि मोदी जी की विजिट को टालने का एक सारा षड्यंत्र, या जिसको कहते हैं एक रचा गया है, एक पूरा काम प्रोग्राम रचा गया है कि ताकि नागपुर का माहौल ऐसा बन जाए कि प्रधानमंत्री भी देखिए सुरक्षा की दृष्टि से आना उनका खतरे से खाली नहीं होगा, और इसलिए प्रधानमंत्री का स्थगित किया जाता है दौरा। और बाकी जो नेत्रालय, आप जो बात कह रही हैं, दो छोटे छोटे सवाल है। आप जो बात कह रही हैं
कि विजिट टाली जा सके। अगर विजिट टाल दी जाएगी तो जैसे प्रधानमंत्री वहां गए थे पंजाब, और वहां से एक बयान वायरल हुआ कि जाकर अपने सीएम को कह देना मैं जिंदा वापस लौट आया। ये शोभा नहीं देता था इस तरह का बयान जो सामने आया था। पता नहीं कितना सच कितना गलत था, लेकिन खूब चर्चा हुई थी उसकी। अब सवाल ये उठता है, कैसे प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ कुछ हुआ तो जाने से वो कर दे। आप बताइए, प्रधानमंत्री तो कहीं भी इस तरह की चीजें होती है तो सबसे पहले जाना चाहिए। ये बताइए कि रेल मंत्री को कहीं प्रधानमंत्री भेज देते हैं, जहां रेल दुर्घटना होती है ट्रेन के नीचे से निकलते हुए फोटो आती है। प्रधानमंत्री को तो ऐसी घटना हुई है तो हर हाल में जाना चाहिए। वहां जाकर के, जैसे यूक्रेन वॉर उन्होंने रुकवा दिया बिना गए हुए, वहां जाकर के सीधे सीधे रुकवा देना चाहिए। क्या लगता है अब प्रधानमंत्री का जाना उचित है या नहीं है? मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री तो जाएंगे नहीं। वो तो इनफैक्ट चाह रहे होंगे कि फडणवीस के लिए कुछ दिक्कत क्रिएट हुई, और डेफिनेटली नागपुर संघ का हेडक्वार्टर है, वही बेस्ड है सारा संघ का मामला। तो उसके लिए वो तो चाहेंगे कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो कि वो जवाबदेही साबित हो उनकी, और वो एक काम पे लगा दिया है उन्होंने संघ को कि वो कैसे बहाल करें, वहां पे शांति बहाल कैसे की जाए। तो वो चीज एक्चुअली तो उन्होंने संघ के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है कि आप अपना शहर खुद खुद संभालिए। तो ये चीज चलिए, प्रधानमंत्री और जो आपने अगेन कहा जी, जी आपने कहा कि संघ का हेडक्वार्टर है। अब कितना हेड है कितना क्वार्टर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आखिरी सवाल बताइए, फिर से मैं एक छोटा सा सवाल वही घुमा फिरा कर आपके सामने रख रहा हूं। क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री पूर्व की परंपराओं का अनुसरण करते हुए राजधर्म निभाने की सीख देंगे? देखिए, मैंने आपसे अभी कहा कि उनके एक तीर से दो शिकार हो गए हैं। जो वो चाहते हम्म, रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का डिवाइड बना रहे समाज के हम्म, अंदर, जब तक टेंशन जी, बनी रहेगी, जब तक मोदी सत्ता में बने रहेंगे। एक तो वो सिद्ध हो गया है इससे कि नागपुर में हम्म, एक कम्युनल टेंशन बनी गई। दूसरा ये है कि नागपुर की जो कम्युनल टेंशन है, और दंगे काफी भयानक स्तर पे हुआ है मामला उसका, तो हम्म, उससे जो उसकी विजिट पोस्टपोन हो जाएगी या कैंसल हो जाएगी, वो उनको बिन मांगी मुराद मिल गई जैसे, हम्म, कि भैया अब मैं जाने से बचा वहां, और अब जो भी चलेगा संवाद वो वाया मीडिया, कोई भी व्यक्ति बीच में मीडिएटर या जो भी कुछ करके आ जाएगा। मोदी सलाह नहीं देंगे। सलाह वो जब देते हैं वो उलट के, अगर फडणवीस ने कह दिया कि आपने निभाया था क्या, और उसने उनकी जो जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बोल रहे हैं, और हम्म, मोदी जी जवाब दे रहे हैं उनको कि हाँ निभा तो हम्म, रहे हैं धर्म, हम्म, तो उन्होंने उलट के दिखा दी मोदी जी को ये वीडियो। तो क्या रह जाएगा, क्योंकि आज क्या है, ट्रंप का वो देख के, तेवर देख के सबको सीख मिल गई है कि मोदी जी को किस तरीके से डराया जा सकता है या कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है। तो जी, क्योंकि फडणवीस के ऊपर संघ का हाथ है, वरद हस्त है, और वहीं बिल्कुल उनके सरपरस्ती में रहते हैं फडणवीस, तो प्रोबेबली उनको डर भी नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर संघर्ष चल रहा है वो काफी तीव्र संघर्ष है अभिषेक जी। हम्म, जी, तो वो चीज बिल्कुल बिल्कुल, जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और सभी नागरिकों से, एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर हम अपील करते हैं कि किसी भी तरह से औरंगजेब के और इस किसी विवाद में ना पड़े, किसी प्रोपेगेंडा फिल्म के प्रभाव में ना आए। क्योंकि नेताओं के बच्चे तो क्रिकेट बोर्ड संभालेंगे, नेताओं के बच्चे अमेरिका इंग्लैंड जाकर पढ़ेंगे, उनके बच्चे ना हिंदू बचाने आएंगे ना मुस्लिम बचाने आएंगे, उनके बच्चे अपने मौज मस्ती में लगे रहेंगे। और जाएंगे किसके बच्चे? उसी के बच्चे जाएंगे जिनके ऊपर एक कम्युनल हैंगओवर चढ़ाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय और किसी भी पंथ के मानने वाले हो। आप देख लीजिए, किसी भी नेता के बच्चे को किसी भी सांप्रदायिक बवाल में आपने कहीं देखा है? नहीं देखा होगा। नेताओं के बच्चों को अगर कहीं आप देखते भी हैं तो सत्ता का नशा चढ़ जाता है, तो वही देखते हैं कि किसी अधिकारी को मारने के लिए क्रिकेट खेलने वाला बल्ला उठा लेता है। यही देखा होगा आपने नेताओं के बच्चों को, या फिर कहीं किसी स्पोर्ट्स संस्था में, किसी स्पोर्ट्स बॉडी में बड़े पदाधिकारी बनते हुए देखा होगा। खुद नेताओं के पद चिन्हों पर विधायक एमपी मंत्री बनते हुए देखा होगा। सब कुछ देखा होगा, लेकिन आपके बच्चों को, आपके घर के बच्चों को कहां भेजा जा रहा है? उसे 325 350 साल पहले का हिसाब करने के लिए भेजा जा रहा है। जो कोई हिसाब किताब है ही नहीं वो करने के लिए भेजा जा रहा है। आज नागपुर है,
ईश्वर न करे कि कहीं और ये मामला आगे जाए। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही राजधर्म निभाने की सीख देवेंद्र फडणवीस को दे या न दे, हम सभी चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और उनका प्रशासन राजधर्म का पालन करता हुआ नजर आए। लेकिन राजधर्म की चिंता आजकल किसे है? आजकल तो राजधर्म से ज्यादा चिंता इस बात की है कि कैसे मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी जाए। अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी जा सकती है 26 मई 2014 को, तो भला मुंबई तो 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र देता है, तो मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ी जा सकती है। ये चिंता लोगों को ज्यादा है। लखनऊ से फ्लाइट पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। लखनऊ से तो शताब्दी वगैरह भी चलती है, 5-6 घंटे में पहुंचा देती है। तो सब दिल्ली जाना चाहते हैं, सब राज्यारोहण चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, देश के सर्वोच्च पद की आकांक्षा लेकर चलते हैं। लेकिन सर्वोच्च पद की आकांक्षा लेकर चलने वालों को एनडीए के ही मौजूदा सहयोगी नीतीश कुमार की वो बात याद रखनी चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को टोपी भी पहननी पड़ती है, टोपी भी पहननी चाहिए और टीका भी लगाना चाहिए। तो टोपी और टीका के बीच औरंगजेब कहां से आ गया ये शायद नहीं पता, लेकिन औरंगजेब की चर्चा अगर लोग कर रहे हैं तो औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू मनसब थे और सेनापति जय सिंह थे। इस बात की चर्चा भी लोगों को करनी चाहिए, तभी जाकर ये मामला शांत हो सकता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए मीनू जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।